शूटिंग जो है वो एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। अगर सिर्फ गोली चलाने से एक बंदा अच्छा प्लेयर बन सकता है तो फिर लोग गोली चला के पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। शूटिंग टाइम मांगती है सर। शूटिंग का गेम ऐसा एक बहुत पैसेंस का गेम है और इसमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है। इंटरव्यू नहीं उनका, कोई रिटर्न नहीं, कोई एग्जाम अच्छा। नहीं। जितना बड़ा मेडल उतनी बड़ी नौकरी। किसी भी एथलीट को स्कोर की तरफ नहीं भागना चाहिए। कई बार ज़्यादा प्रैक्टिस भी सही नहीं रहती। तो वेलकम टू शूटर्स थॉट। इस चैनल का मेन पर्पस है जितने भी शूटर्स हैं, एस्पायरिंग शूटर्स या जो क्वालिफाइड नेशनल शूटर्स हैं, हर शूटर के दिमाग में कुछ ना कुछ डाउट रहता है, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं। हम इस चैनल के माध्यम से कोशिश ये करेंगे कि हर बार हम एक्सपर्ट्स को यहाँ लाएं और शूटिंग के बारे में जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं या जो मिसकंसेप्शंस हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में, हम उन सबको क्लियर करें। आज हमारे साथ हैं एकलव्य शूटिंग एकेडमी जयपुर के फाउंडर, कोच, मेंटर, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, मिस्टर योगेश शेखावत. He is a national medalist in rifle and pistol, ISF jury member, national certified coach, and इनकी कोचिंग देश विदेश में छाई है क्योंकि इन्होंने पैरालंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, अर्जुन अवार्डी मोना अग्रवाल को ट्रेन किया है। साथ ही साथ डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अनुया प्रसाद को भी इन्होंने ही ट्रेनिंग दी है। एंड अबव दैट इंटरनेशनल मेडलिस्ट दीपेंद्र सिंह के कोच भी मिस्टर योगेश ही हैं जो आज हमारे साथ हैं। सो वेलकम टू शूटर्स थॉट सर, एंड वी आर प्राउड टू हैव यू विद अस। और ये हमारे पॉडकास्ट का पहला पॉडकास्ट रिलीज होने वाला है एंड वी आर प्राउड कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे साथ आप आए। सो वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने शूटर्स की एक सोच को ध्यान में रखते हुए कैसा अच्छा प्लेटफॉर्म आपने स्टार्ट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और मैं आशा करता हूं कि आपका सपोर्ट हमें हमेशा मिलता रहेगा जैसे आपने शूटर्स को हर टाइम सपोर्ट किया है। जी जी जी, बिल्कुल। सो स्टार्ट करते हैं। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो स्टूडेंट्स ने हमसे शेयर किए हैं। बट सबसे पहले हर शूटर की एक चैंपियन बनने के लिए कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो मैं जानना चाहूंगा, सब जने आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में कैसे आपने ये सब स्टार्ट किया, कैसे आप इतने मेडलिस्ट बने, इतने जनों को कोचिंग दी और आप इस लेवल पर आए कि वी आर प्राउड ऑफ यू एंड यू हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ जेम्स फॉर द शूटिंग। जी सर, देखिए एक्चुअली ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं किया मैंने अभी तक, और मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। लेकिन फिर भी जैसे मैं आपको बताऊं कि शूटिंग की जो एक जर्नी थी मेरी स्टार्ट हुई जब मैंने आर्मी ज्वाइन की। शूटिंग का स्टार्टिंग से ही शौक था। जब बच्चे थे देखते थे भी, फिल्मों में गनें चलती थी, बड़ा अच्छा लगता था। तो वहाँ पे गए तो फिर हमें भी एक चांस मिला ऐसा गन चलाने का। तो टीम सिलेक्शन को लेके वहाँ पे सिलेक्शन चल रहे थे, तो जैसे हमारा नंबर आया तो शौक शौक में बड़े अच्छे से हमने चलाया, बहुत इंटरेस्ट लेके चलाया। तो बस वही एक दिन था स्टार्टिंग का, और उसके बाद फिर कंटिन्यू शूटिंग टीम में उनके साथ में प्रैक्टिस करते करते अच्छे कोचेज मिले हमें जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया। और फिर उसके बाद बस कंटिन्यू ऐसे में मजा आने लग गया और तब से अभी तक चल रहा है सिस्टम। तो आपने जब आपने कहा कि आपके कोचेस अच्छे मिले, तो आपने कोचेस से क्या चीज ऐसी सीखी थी जो आज इंस्पायर करती है आपको खुद कोच बनने के बाद, कि कहीं से आपने कुछ ऐसी चीज सीखी होगी कि उन्होंने कुछ टीचिंग दी आपको, या आज भी आप याद करते होंगे कि कोचिंग में सबसे पहली चीज क्या होगी? जी जी बिल्कुल, अभी भी याद करते नहीं, अभी भी याद ही हो। और हमें जब भी कुछ अभी भी ऐसा कुछ लगता है तो अभी भी हमारी बातचीत होती है। उनका आशीर्वाद अभी भी बना हुआ हमारे ऊपर। तो उनका ये था कि भाई आप अपने पे फोकस करो, दूसरों पे फोकस मत करो। आप अपनी मेहनत करो, अपने ऊपर ध्यान दो, और जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है आप उसको फॉलो करो। और हार्ड वर्क पे थोड़ा सा उनका ज्यादा फोकस ज्यादा रहता फोकस था था। क्योंकि सब आर्मी आर्मी पर्सन्स के थे। थे, बिल्कुल। तो वही चीजें अभी भी हमारे साथ चल रही है। आपने अपने कोचेस से बहुत कुछ सीखा, इतने सारे मेडल जीते, खुद के लिए भी करे और स्टूडेंट्स को भी आज आपने खूब सारे मेडल्स दिला चुके हो आप। बट कोच बनने का आपके मन में कहाँ से आया? मतलब एक होता है कि एक जना चाहता है कि मैं खुद शूटिंग करता रहूं और आगे बढ़ूं, वो खुद के लिए सोचता है। बट आपने स्टूडेंट्स के लिए सोचा, आपने जितने भी शूटर्स हैं उनके लिए सोचा। तो कोई स्पेसिफिक रीजन जिसके कारण आप शूटिंग के कोच बनने की तरफ इन्फ्लुएंस हुए या इंक्लाइन हुए? सर देखिए, एक्चुअली ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन तो कोई था नहीं। शूटिंग कर रहे थे, मजे आ रहे थे, अच्छे से चल रहा था। बट वो क्या ना कि आपको पता है कि एक ऐसी संस्था में थे कि वहाँ पे सिचुएशनें बदली होती रहती है।
तो बीच में शूटिंग छोड़नी पड़ी, कुछ ऐसी सिचुएशंस आई कि हमें शूटिंग को ब्रेक देना पड़ा, ब्रेक देना पड़ा। कुछ पोस्टिंग्स इधर उधर आ गई। फिर जैसे वापस आए तो फिर जो हमारे सीनियर्स थे तो उन्होंने कहा कि अब शूटिंग वापस से स्टार्ट करो। फिर मैंने कहा अब तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया, अब तो नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि ओके नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, हमने आपको सिखाया है, आपको हमने तैयार किया है, अब आप भी बच्चों को तैयार करो, अच्छा, नए एथलीट्स तैयार करो, रहना तो पड़ेगा शूटिंग में। तो ये तो आपका जब आप आर्मी में थे तब भी ऐसा ही हुआ? जी 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 बिल्कुल। बहुत तो अच्छा। फिर तब वहाँ से फिर मेरे को भी लगा कि हाँ अपने को रहना तो है, एटलीस्ट नौकरी भी करनी है, और इसमें अपना मन भी लगता है, अच्छा है। हम्म। तो साथ साथ खुद भी करेंगे और चलो अच्छी चीज़ है कि कोई हमसे कुछ सीखे। तो तो वहाँ आपने से आर्मी फिर में रहते हुए भी वहां पे भी कई? जी जी जी, तो फिर हमने वहाँ पे एक एज ए कोच वहाँ पे स्टार्ट किया। और फिर मुझे कहीं ना कहीं एक कसक थी कि एक्चुअली मैं जिस लेवल पे जाना चाहता था वो जा नहीं पाए जा नहीं परिस्थितियों पाए? की वजह से। तो फिर वहाँ पे रहते रहते ही मैंने प्लान किया कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो हमने नहीं किया, तो हम किसी का माध्यम तो बन ही सकते हैं। बन सकते हैं। तो बस वहीं से एक सोच स्टार्ट हुई कि भाई कुछ ऐसा करें अलग से। और फिर 2013 में 2013 में जयपुर में मैंने प्राइवेट शूटिंग एकेडमी की स्टार्टिंग की, जो कि सबसे पहली। सबसे पहली होगी क्योंकि जी उस जी टाइम तो जी, उस शूटिंग टाइम की पे शूटिंग एकेडमी इतनी थी नहीं, थी कोई नहीं, थी नहीं। बस गवर्नमेंट शूटिंग एकेडमी थी जगतपुरा में, उसके अलावा कोई कोई शूटिंग रेंज शूटिंग वगैरह थी एकेडमी नहीं। नहीं थी। तो फिर वहां से ये स्टार्ट किया। तो आपने जब प्राइवेट शूटिंग रेंज खोली तो आपको चैलेंजेस खूब आए होंगे, अथॉरिटीज से परमिशन लेना, एक रेंज के लिए जगह ढूंढना, खुद की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स करना, स्टूडेंट्स तक पहुंचना, क्योंकि उस जी टाइम जी। तो इतना सोशल मीडिया भी नहीं था कि लोगों को पता चले कोई शूटिंग रेंज खुली हुई है। तो आप कैसे स्टूडेंट्स तक पहुंचे? स्टूडेंट्स को कैसे पता चला आपके बारे में? शूटिंग्स का आप देखें तो जब से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब ने मेडल लिया, हाँ, उसके बाद से थोड़ी जागरूकता ज्यादा, बढ़ी शूटिंग की, बिल्कुल। ना लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा नहीं था जितना आज के टाइम में है। और जो फेडरेशंस वगैरह थी वो अपना काम कर ही रही थी, तो हमें परमिशंस वगैरह में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन शूटर्स को ढूंढने में, उनको करवाने में, करवाने उनको में, बताने में, क्योंकि कई बार तो ऐसे ऐसे क्वेरीज कॉल आते थे कि भाई कौन से सीरियल्स की शूटिंग करवाते हो या पिक्चरों की हाँ। शूटिंग करवाते हो। तो ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं, तो उस टाइम पे मतलब आप ये मानो कि थोड़ा मुश्किल तो था। और लोगों ने बहुत बोला भी कि यार ये चीज कोई चलने वाली है नहीं, हाँ, आप फौजी आदमी हो, कहाँ इनमें फंस रहे हो, आराम से अपने दूसरे काम करो। लेकिन हमने भी सोचा कि अब करना तो यही है, तो बस तब वो स्टार्ट किया और तब से अब तक फिर जर्नी चलती जा रही है। तो एक आपके स्टूडेंट ने मेरे से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जो मैं एक सिंगल वर्ड में बीच में आपसे पूछना चाहूंगा। जी तो शूटिंग जो है वो मेंटल गेम है या फिजिकल? सर, एक्चुअली देखिए शूटिंग में दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है, बट मेंटली स्ट्रांग होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है। यदि हम फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो हमारा माइंड सही से काम नहीं करेगा, और जब माइंड सही से काम नहीं करेगा तो हम कैसे शूटिंग कर पाएंगे। बिल्कुल, शूटिंग में इतनी देर मैं जी, देखता हूँ फिजिकल स्टूडेंट्स खड़े फिटनेस भी रहते बहुत हैं। जरूरी है और मेंटल स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा जरूरी बिल्कुल। है ही है। सो आपकी सर एकेडमी में बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल शूटर्स रहे हैं, बहुत नामी शूटर्स रहे हैं आप जिनको आपने ट्रेन किया है। जी सो कुछ शूटर्स के बारे में आप बताएं हमारे को। सर, जैसे नेशनल शूटर्स की बात करते हैं तो जैसे मैं आपको बताऊं कि जो लास्ट नेशनल हुआ था, 68 नेशनल, तो उसमें हमारी एकेडमी के लगभग 11 मेडल थे अच्छा, नेशनल के, वेरी सभी कैटेगरीज को मिला के। तो एक एकेडमी के लिए इतने मेडल नेशनल में आना ये बहुत बड़ी छोटी बात बात है। नहीं होती है। और रिसेंटली बात करें हम स्टेट की, तो अभी राजस्थान स्टेट जो अभी रिसेंटली लास्ट मंथ था, उसमें 25 मेडल हमारी एकेडमी के बच्चों ने जीते। तो वेरी ये गुड, भी एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मेरी एकेडमी में नेशनल लेवल के ऐसे बच्चे हैं कई जिनके 12-12, 15-15 मेडल्स हैं नेशनल के। जैसे अच्छा, हमारे पास एक बच्चा है मोहित सिंह, उसके नेशनल में 15 मेडल हैं। एक बच्ची है लावण्या कंवर, और जिसने पिछले नेशनल में 7 मेडल उस अकेली बच्ची ने जीते, पिस्तौल की अच्छी शूटर है वो। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नेशनल के मेडलिस्ट हैं। और फिर नेशनल सुपर यदि हम बात करते हैं तो जैसे सभी को पता है कि मोना अग्रवाल है, तो बहुत ही बिल्कुल, अच्छी उनके तो प्लेयर मैंने है, देखा है पैरा प्लेयर, ओलंपिक में उन्होंने मेडल बहुत अच्छा जीता है, मेडल गए। अर्जुन अवार्ड उनको मिला है। अनुया प्रसाद है जिन्होंने डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल्स लिया है, और दीपिंदर सिंह शेखावत हैं जिन्होंने इंटरनेशनल में मेडल लिया है। वैसे काफ़ी सारे बच्चे हैं स्टेट, मतलब हमारी एकेडमी में डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके, और जैसे पैरा ओलंपिक, डेफ ओलंपिक, इंटरनेशनल लेवल तक के हर इंटरनेशनल तरह के ओलंपिक बच्चे लेवल हैं, तक के। मेडलिस्ट हैं जी। तो एज अ कोच आपके मन में क्या थॉट्स रहते हैं? आप इनको ट्रेनिंग देते हैं, तो आपके मन में भी कहीं कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती होंगी, कुछ आपके प्रोसेस होते होंगे। हाँ सर, देखिए एक्चुअली जब हम बच्चों को ट्रेन करते हैं या शूटर्स को कोचिंग देते हैं तो सिर्फ वहाँ पे हमारा ये कोच वर्ड काफ़ी नहीं होता है।
क्योंकि हम कोचिंग तो दे ही रहे हैं, कोच तो यही हैं, बट उनके साथ में हमारी जिम्मेदारियां बहुत सारी बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे कोई भी पेरेंट्स है अपने बच्चे को हमारे पास छोड़ के जाता है, वो बिल्कुल हमारे भरोसे पे छोड़ के जाता है, बिल्कुल तो हमें उस भरोसे पे भी खरा उतरना है, हमें वो भरोसा भी नहीं तोड़ना है। तो एज ए गार्जियन भी हमें काम करना है, एज ए मेंटोर भी हमें काम करना है, और एज ए कोच तो हम काम कर ही कर ही रहे रहे हैं। हैं। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और आजकल की जनरेशन ऐसे कि उनको एज ए फ्रेंड भी कई बार ट्रीट करना करना पड़ता है। पड़ता है बिल्कुल। तो वो सारी चीजें देख करके ही फिर हम बच्चों के साथ में कोचिंग स्टार्ट करते हैं, ताकि वो बहुत अच्छी तरीके से करें। करें। और साथ साथ वो सभी जिम्मेदारियां भी निभाते हैं जो पेरेंट्स के मन में कहीं ना कहीं कोई थोड़ी सी चिंता रहती है बच्चों को लेके। रहती है तो बिल्कुल। वो भी हम कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई, और जहाँ तक मेरा मानना है कि जो भी पेरेंट्स मेरे एकेडमी में हैं जिनके बच्चे हैं, उनको अभी तक ऐसा कुछ शिकायत का मौका हमने दिया नहीं है कि भाई उनको किसी तरफ से कोई तो वो तो प्रॉब्लम आए। आपको देख के लगता है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबली। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। सो अब आपको क्या लगता है सर, पिछले 10 साल, आपको करीबन 12 साल हो गए, जी तो इस 12 साल में आपको कैसे लगता है, अगर मैं इसको 2 पार्ट में बांटूं, कि आज से 6 साल पहले के शूटर्स कैसे थे और आज की जनरेशन के शूटर्स कैसे हैं? हाँ सर, देखिए शूटर्स तो मतलब वो तो सभी अच्छे ही हैं, उस टाइम भी अच्छे थे, अभी अच्छे हैं, बट अभी ये पिछले 10-12 सालों में मैंने ये देखा है कि जब हमने शूटिंग एकेडमी स्टार्ट की थी, तो मोस्टली एक स्टेट लेवल पे जो कॉम्पिटिशन्स होते थे होते स्टेट थे। के, उसमें 200-250 बच्चे मुश्किल से पार्टिसिपेट करते थे। और अभी जो स्टेट हुआ है हमारा राजस्थान का, तो उसमें लगभग 7,500-8,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है एक बहुत स्टेट ज्यादा। के कॉम्पिटिशन्स में। तो कहीं ना कहीं शूटिंग एक अच्छा स्कोप भी दिख रहा है बच्चों को, और पेरेंट्स को भी। तो पेरेंट्स को भी दिख स्ट्रेंथ रहा है। बढ़ती जा रही है, अच्छा करते जा रहे हैं बच्चे। स्कोर को देख के हम तो पहले बहुत कम स्कोर पे, मतलब इतने हाई स्कोर नहीं थे बच्चों के, कम स्कोर पे मेडल आ जाते थे। तो क्या आप मानते हो कि टेक्नोलॉजी आई है तो उससे आप लोगों को कुछ जी बिल्कुल, उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि बहुत फर्क पहले बच्चों के पास में इतने हायर क्लास वाले इक्विपमेंट्स नहीं इक्विपमेंट्स थे, नहीं होते हैं। है ना। और जो अच्छे जो कोचेज भी हम ये कहें कि इतने ज्यादा नहीं थे, क्योंकि शूटिंग का इतना बूम था नहीं, तो हर आदमी इसमें आना नहीं चाहता था। हाँ। आज के टाइम पे इक्विपमेंट बड़ी आसानी से बच्चों को मुहैया हो जाते हैं, हालांकि होते थोड़े कॉस्टली हैं, लेकिन मिल जाते हैं। पहले मिलना ही बहुत मुश्किल था, मुश्किल था। तो उसका भी थोड़ा सा फर्क तो आया है। सर अब आते हैं जो हमारे कुछ फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कुछ शूटर्स हैं और कुछ पेरेंट्स हैं, उनकी तरफ से कुछ क्वेश्चंस थे। एक मेन क्वेश्चन जो सबका कॉमनली है कि व्हाई शूटर्स क्विट आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर्स और 3 ईयर्स, वो क्विट कर देते हैं शूटिंग को। तो क्या इसका रीजन पेरेंट्स का प्रेशर है, या एक जल्दी सक्सेस का है, या ये जैसे अभी आपने कहा 250 स्टूडेंट होते थे, अब 2,500 हैं, तो ज्यादा स्टूडेंट्स की वजह से जो शूटर्स हैं उनके मन में कुछ डर आ जाता है, या उनको लगता है कि उनको सक्सेस नहीं मिल पाएगा, या पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं, या उनको साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे? तो क्या रीजन है कि शूटर्स बहुत जल्दी क्विट कर जाते सर इसमें देखिए एक्चुअली होता क्या है कि हर शूटर्स की अपनी एक अलग थॉट्स होती है, अपनी अलग परिस्थितियां होती हैं। कुछ शूटर्स किसी परिस्थिति की वजह से क्विट करते हैं, कुछ शूटर्स रिजल्ट ना आने की वजह से भी करते हैं, कुछ का पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है कि भी आपको इतना टाइम दिया जाता है, इतने टाइम में यदि आपने रिजल्ट नहीं हैं? दिया नहीं लाए तो। तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन देखेंगे। तो ये हर शूटर्स की परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा इसमें कुछ पर्टिकुलर वो नहीं है कि भाई कोई एक चीज की वजह से सारे शूटर शूटिंग छोड़ बट दें। ऐसा लगता है आपको कि जब स्टूडेंट्स या शूटर्स को स्कोर नहीं मिलता या स्कोर अचीव नहीं होता, बिकॉज मैंने देखा है कई शूटर्स से बात करी, तो वो स्कोर पे फोकस करते रहते हैं। तो क्या ऐसा रीजन होता है कि जब उनका रेगुलर स्कोर नहीं लग रहा होता तो उनको लग जाता है कि अब हम शायद नहीं कर पाएंगे? सर एक्चुअली देखो, ये जो चीजें हैं ये हमारी ट्रेनिंग पे डिपेंड करती है कि हम जो एथलीट हमारे पास स्टार्टिंग में आता है, हम उसको किस तरीके से ट्रेन करते हैं। मतलब हम उसके माइंड में स्कोर डालते हैं। देखो हाँ, पेरेंट्स तो डालते ही डालते हैं वो स्कोर कि पेरेंट्स तो भाई हाँ, क्योंकि उनका तो, दूसरे बच्चों से कंपेयर बिकॉज उनको करते हैं तो वो। समझ ही वो स्कोर हाँ, आता है। तो लेकिन ये एक जो कोच है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भूमिका हो जाती है कि वो उसको किस हिसाब से स्टार्टिंग में ही उन चीजों को जो लेके चले। फाउंडेशन है वो कैसी हाँ, रहेगी? तो मैक्सिमम क्या होता है आपको पता है कि जैसे शूटिंग टाइम मांगती है सर। शूटिंग का गेम ऐसा एक बहुत पैशंस का गेम है, और इसमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है। हो सकता है कम समय में कुछ एथलीट्स अच्छा निकल अच्छे जाते हैं, निकल जाए। बट कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं कि उनको काफी लंबा टाइम लग जाता है। और शूटिंग गेम है जो वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, हाँ, पर्सन टू अच्छा। पर्सन डिपेंड करता है। अच्छा। किस पर्सन का माइंडसेट कैसा है, किसकी हेल्थ उसे किस चीज की इजाजत दे रही है, तो ये सब चीजें उसमें हमें देखनी पड़ती हैं प्लेयर के अंदर जब एथलीट आता है। तो हमारी जो कोचिंग चलती है वो हम पहले सामने जो एथलीट आता है उसको पढ़ते हैं, एक्चुअली पहले उसके पहले बारे में पहले जानते उसके हैं बारे में कि जानते इसका हैं। माइंडसेट क्या है, ये क्या करना चाह रहा है, कैसी इसकी हैबिट्स हैं, कहाँ तक ये जो हार्ड वर्क को झेल सकता है, या
धीरे धीरे हमें इसका हार्ड वर्क बढ़ाना है या इसकी ट्रेनिंग सेशन को धीरे धीरे बढ़ाना है, कितना प्रेशर झेल सकता है बच्चा, तो वो चीजें एक कोच को एनालाइज करनी चाहिए। और उनके हिसाब से यदि हम किसी बच्चे को ट्रेन करते हैं तो फिर बच्चे को ये परेशानियां नहीं आती हैं। मैं अभी आपके जब लास्ट टाइम आपके एकेडमी में आया, जी जयपुर में एकलव्य एकेडमी में, तो मैंने एक चीज नोट करी कि आप केवल शूटिंग ही नहीं कराते हैं, आप योगा सेशंस भी कराते हैं, जी फिटनेस सेशंस भी कराते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज भी कराते हैं, वर्कआउट्स भी कराते हैं। बिल्कुल सर। तो ऐसा क्यों? मैंने बहुत सारे एकेडमीज को देखा बट मुझे कहीं पे नहीं दिखा ऐसा, बट आपकी एकेडमी में एक बहुत बड़ा डिफरेंट दिखा मुझे। क्योंकि सर देखिए, यदि अगर सिर्फ गोली चलाने से एक बंदा अच्छा प्लेयर बन सकता है तो फिर लोग गोली चला के पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। बिल्कुल तो शूटिंग के अंदर तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, हमें उसके अंदर फिजिकल फिटनेस की भी रिक्वायरमेंट रहती है, बिल्कुल मेंटली पीस की भी रिक्वायरमेंट रहती है, और साथ साथ जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनकी पढ़ाई पे भी हमें ध्यान देना पड़ता है। हम देना पढ़ाई पड़ता भी नहीं है, छुड़वा नहीं सकते। छुड़वा सकते, कुछ राइट। जो मैच्योर पर्सन शूटिंग करते हैं, जरूरी नहीं कि बच्चे ही करते हैं, हाँ मैच्योर पर्सन बिल्कुल, करते हैं, कुछ जॉब वाले हैं, अपने काम धंधे वाले हैं, तो हमें उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। और एक्चुअली देखा जाए तो गेम हम करवाते क्यों हैं बच्चों को, कि उनको माइंड फ्री रखने के फ्री। लिए, बट इसका सिस्टम आजकल उल्टा कर दिया है, खास करके इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं और कुछ लोग वो भी इन्वॉल्व हैं जिनको जानकारी कम है, तो वो शूटिंग को उल्टा प्रेशर बना देते हैं, प्रेशर बना देते हैं। बच्चे को गेम में डाल के उसके ऊपर उल्टा प्रेशर डाल देते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि कोई भी गेम हम बच्चों को स्टार्ट करवाते हैं तो उनको हेल्थ और माइंड को फिट रखने के लिए करते हैं, तो वो रखने के लिए हमें सारी एक्टिविटीज करवानी जरूरी होती है, जरूरी हो। योगा, मेडिटेशंस और जो आउटडोर एक्टिविटीज, उन सब से क्या होता है कि बंदा फिट तो रहता ही रहता है बट उसका दिमाग भी फ्रेश दिमाग भी रहता है, फ्रेश रहता और है, मतलब वो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोकस प्रेशर नहीं आता। फोकस भी हाँ, कर उसका पाएगा वो। फोकस लेवल बढ़ता है। तो इसलिए ये चीजें जरूरी हैं सर। ये तो यदि आपको एक अच्छा प्लेयर बनाना है तो आपको ये सारी चीजें साथ में लेके चलनी पड़ेगी। नहीं, ये मैंने देखा आपके एकेडमी पे आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि आप इतनी एक्टिविटीज कराते जी, हैं। इनके बिना तो मतलब अच्छा रिजल्ट आना असंभव सा है। आप सिर्फ खाली गोलियां चलवा के या पैलेट्स चलवा के बच्चे को एक अच्छा प्लेयर नहीं बना सकते, तो उसको ये चीजें तो करवाना बहुत जरूरी है। एक मैंने एकेडमी में आपके एक और अलग सी चीज देखी थी जो मुझे बहुत इंटरेस्ट कर गई, शायद मैं भी आपके पास कभी एज ए स्टूडेंट आ जाऊं, कि आपके वहां पर एक 60-65 इयर्स के स्टूडेंट हैं आपके एक, जी जी बिल्कुल और वो बहुत इंटरेस्ट से पिस्टल में शूटिंग करते हैं, तो मुझे देख के उनका बड़ा इंटरेस्ट आया। और मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी जब आप उनको कोचिंग दे रहे थे तो साथ में एक 20 साल का बच्चा भी था, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? दोनों का मेंटल लेवल भी अलग है, मैच्योरिटी लेवल भी अलग है। सर, जैसे मैंने बताया ना कि हमारे पास जब आते हैं एथलीट तो हमें उनके हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा माइंड को हमें सेट करना पड़ता है, पहले उनको पढ़ना पड़ता है। क्योंकि अब जो देखिए आप मैचों पर जो 60 इयर्स के जो पर्सन हैं वो शूटिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो मेडल मूडल के लिए तो नहीं कर रहे, नहीं कर वो रहे, अपनी एक बिल्कुल हैप्पीनेस के लिए, अपने फिटनेस के लिए कर फिटनेस रहे के हैं, लिए कर रहे उनको हैं, मजा एक आ रहा है, इंटरेस्ट है हाँ, उनका। उनका एक अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, तो हमें उनको उसी हिसाब से बताना पड़ेगा। हमें फिर ये नहीं कहना कि भाई आपको तो मेडल लेके आना है, आप तो इतना बट लेट एफर्ट्स तो आप आपके कर। फिर भी बराबर रहते हैं। जी, एफर्ट्स तो लगाने पड़ते हैं सर। बिल्कुल, तो हमें छोटे बच्चे के साथ में कभी-कभी बच्चा बनना पड़ता है, मैच्योर के साथ में मैच्योर बनना मैच्योर भी पड़ता होना है, पड़ता है, और यंगस्टर के साथ में यंगस्टर जैसा थोड़ा-सा बिहेव थोड़ा सा करना रहना पड़ता है। पड़ता है। तो वो सब चीज़ें तालमेल बिठा के तभी सिस्टम एक अच्छा चलता ये तो मैंने आपके नोट करा है, बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड आई होप कि आगे भी आप ऐसे ही सब जनों को कोचिंग देते रहें और कभी शायद मैं भी आपसे कोचिंग लेने आऊंगा। है। जी, बिल्कुल आइए आप, स्वागत है आपका। तो सर, एक मिस्टेक जो होती है बहुत शूटर्स करते हैं, तो एक मिस्टेक्स के ऊपर स्टूडेंट्स ने खूब सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि शूटिंग के लिए जो मिस्टेक्स होती हैं वो क्या एक प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने से हैं या कम करने से हैं या इक्विपमेंट से हैं? सो फॉर एग्जांपल कि प्रैक्टिस ज्यादा करे तो अच्छा रहेगा या इक्विपमेंट अच्छा होगा तो ही काम होगा? हाँ, सर देखिए एक्चुअली इसमें होता क्या है कि कई बार ज़्यादा प्रैक्टिस भी सही नहीं रहती है। बट हाँ, ये है कि आप प्रैक्टिस करो तो एक क्वालिटी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कि जो भी हमने 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जो भी हमने प्रैक्टिस की, वो एक क्वालिटी के साथ की, एक अच्छे तरीके से हमने प्रैक्टिस की, और फिर उसके साथ में इक्विपमेंट की सपोर्ट मिलती है। यदि इक्विपमेंट थोड़ा अच्छा हो, ज़्यादा नहीं, ज़रूरी नहीं कि बहुत ही महँगा इक्विपमेंट हो, बट इक्विपमेंट्स अच्छा होना ज़रूरी है। यदि अच्छी क्वालिटी वाली प्रैक्टिस और अच्छा इक्विपमेंट होता है तो शूटर जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करता जल्दी है। प्रोग्रेस करता है। जी। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि शूटर्स के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए प्रैक्टिस की, सो एक एवरेज शूटर जो होता है उसके रूटीन में वो कितने घंटे के लिए शूटिंग की प्रैक्टिस करता, मतलब आपके हिसाब से करता होगा? हाँ सर, यदि एक एवरेज के शूटर के लिए हम लोग देखें तो 3 से 4 घंटे की प्रैक्टिस काफ़ी होती है। बट वो प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि उस 3 से 4 घंटे में वो सिर्फ गोलियां ही चलाई जा रहे हैं, वो उसका एक प्रॉपर शेड्यूलिंग बनाई जाए शेड्यूल बनाया जाता है। कि किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है,
कौन सा जो हमें स्टेप है वो ज़्यादा डालना है, कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा डालनी है, या हमें ड्राई प्रैक्टिस ज़्यादा डालनी है, या हमें आज शॉट ज़्यादा चलाने हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है शूटर पे। हम पहले देखते हैं कि शूटर कौन से एंगल से हमें कमजोर दिख रहा है, हम कमजोर उसी दिख एंगल रहा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और ट्रेनिंग प्लान में वो चीज़ें डालते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है आपका किसी भी शूटिंग को किसी कोचिंग को, किसी भी शूटर को जब आप कोचिंग देते हैं, जी स्टार्ट करने का सबसे पहला पॉइंट? हाँ, स्टार्ट करने का सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सबसे पहले तो जो करने के लिए है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो आप कैसे जज करते हैं? वो हमें पता लग जाता है कि जैसे भाई कुछ लोग तो जैसे आते हैं कि आते बस वो उनका फोकस रहता है कि 10 में कैसे गोली लगे हमारी, 10 में कैसे गोली लगे, हाँ, और वो फिर उस 10 के पीछे पड़ जाते हैं। और कुछ होते हैं कि उनको सीखना है, वो पहले पूछते हैं कि सर बताएं हमें करना क्या है। तो जो जो चीजें हम उनको बताते हैं तो स्टेप वो बाय स्टेप वो स्टेप बाय स्टेप तो वो उन चीजों का फॉलो करते हैं। और कुछ होते हैं कि हम पहले पूछ भी लेते हैं कि भाई आपको किस लिए किस लिए शूटिंग करना करनी है, है, मतलब आपको एक एज ए इंटरेस्ट है या प्रोफेशनल करना है प्रोफेशन? या आपको एज ए शौक करना है। तो मतलब ये मानो 50% तो हमें उनकी बातों से पता चल जाता है, फिर 50% उसकी एक्टिविटीज देख के, उसका माइंड सेटअप देख के ये सब चीजें पता चल जाती तो एक शूटर का जो रूटीन होता है, डेली रूटीन, जैसे दिनचर्या जो भी है किसी भी शूटर की, वो रोल प्ले करती है एक अच्छे शूटर बनने में या नहीं? है और सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि देखिए एक शूटर्स को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी यूनिफॉर्म पहन के और अटेंशन खड़े रहे पूरे बिल्कुल। दिन भर। डिसिप्लिन का मतलब ये कि वो अपनी जो डेली की दिनचर्या है उनको एक रूटीन वर्क में पूरा करे, एक हर हैबिट रोज बनाए, उसी हर चीज तरीके को से करे, हैबिट अपने बना आप को उन चीजों के हिसाब से ढाले। तो वो एक डिसिप्लिन जरूरी है। जब कोई भी एथलीट या कोई प्लेयर जब उस डिसिप्लिन को सही तरीके से सीख जाता है तो फिर उसको आगे प्रॉब्लम नहीं आती है। सो शूटिंग इज अ डिसिप्लिन मतलब? यस बिल्कुल। शूटिंग क्या कोई भी स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स सब में सब डिसिप्लिन तो सब स्पोर्ट्स में जगह क्या मतलब एवरी पर्सन की लाइफ का एक पार्ट लाइफ है का पार्ट है, डिसिप्लिन। बिल्कुल। जी सो शूटर्स जो होते हैं उनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है, होना भी चाहिए। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनकी बात मतलब हम सुनते रहते हैं कि ग्रिप का, होल्डिंग, ब्रेथ टेकिंग, एक स्टैंस कैसे लेना होता है, कैसे खड़े होना है, पोस्चर क्या है। तो ये सारी चीजें जो है एक माइंडसेट के लिए ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रोल प्ले करती हैं। तो स्टूडेंट्स का ऐसा क्या एक माइंडसेट होता है जब वो मैच में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो घबरा जाते हैं? मैंने कई कॉम्पिटिशन्स में गया, शूटर्स को देखा, और जब मैंने उनसे बात करी, बड़े जब अपसेट दिखते हैं या वो खुद मतलब दे आर नॉट हैप्पी कि उन्होंने अच्छा स्कोर किया, स्कोर अच्छा होने के बाद भी, तो उनसे पूछा तो वो बोलते हैं कि हमारा रेगुलर प्रैक्टिस में स्कोर इतना जाता है, मैच में हमारा ये ऐसे हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक माइंड सेट है। तो ऐसा क्या होता है जो मैच प्रेशर जिसे कहते हैं वो डेवलप हो जाता है एक शूटर के? हाँ सर, देखिए एक्चुअली मैच प्रेशर, हम इसको वैसे प्रेशर तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी आता है थोड़ा थोड़ा। हर एथलीट के अंदर होता है और होना भी चाहिए, थोड़ा जरूरी भी है। अब इसमें होता है क्या कि कुछ प्लेयर तो ऐसे होते हैं जो उस हल्के से प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं, वो हैंडल करना जानते हैं, उस तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग की है, वो उस ट्रेनिंग को उस कॉम्पिटिशन्स में साथ में रखते हैं, शामिल रखते हैं। और कुछ जो एथलीट्स होते हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस लेके चलते लेके हैं। चलते हैं। क्योंकि जब प्रैक्टिस में जो करके जाते हैं तो वो वहाँ मैच में जाते क्या होता है, जो प्रोसेस होता है शॉट चलाने का या जो कॉम्पिटिशन्स का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को छोड़ के वो स्कोर पे चले जाते हैं। उनका माइंड जो है वो स्कोर की तरफ डाइवर्ट, प्रेजेंट से हट के वो स्कोर की तरफ चला फ्यूचर जाता में चला जाता है। तो कुछ तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि एक जो बिगनर शूटर है जो फर्स्ट टाइम स्टेट या नेशनल खेल रहा है और एक जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो प्रेशर किस पे ज्यादा आएगा? ओलंपिक है, प्लेयर। ओलंपिक पे जाता है। लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर लेते हैं क्योंकि उनकी जो वो सिखलाई है वो उसको याद रखते हैं वहाँ पे कि एक्चुअली हमने ट्रेनिंग में क्या क्या किया था, सीखा है, हमारा प्रोसेस क्या है प्रोसेस शॉट क्या है। रिलीज करने का, हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो वो ट्रेनिंग में यदि कोई अच्छे से उन चीजों को करके जाता है तो वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। सो एज अ कोच, अगर आप किसी अपने शूटर या अपने स्टूडेंट जो शूटर है आपका, उसके पीछे किसी नेशनल लेवल मैच में बैठे हैं फॉर एग्जांपल, जी और मान लीजिए कि उसकी एक शॉट जो है ऑफ साइड चली गई और बिल्कुल टारगेट से हटके गई, और आपको पता है कि ये बहुत अच्छा शूटर है, अच्छा कर सकता है, तो आप उसको क्या बोलेंगे उस टाइम कि क्या फोकस करना चाहिए उसको? तो सर मैं जैसे आपको बताऊं कि यदि चलते मैच में कोई एक शॉट इधर उधर हो भी जाता है, कई बारी हो जाता है, हम्म, अच्छे प्लेयर से भी हो जाता है, बिल्कुल होता है। तो उस टाइम पे जो प्लेयर्स होते हैं यदि उनका फोकस प्रोसेस पे है तो वो उस चीज को जो खराब शॉट लगा है उसको ध्यान में नहीं रखते ध्यान हैं। में नहीं रखेंगे, वो इग्नोर करके उसको हाँ आगे वो चल उसको देंगे। इग्नोर करेंगे
और जो अच्छा वाला प्रोसेस उनका अच्छे शॉट चलाने का थॉट प्रोसेस है उसको माइंड में रिपीट माइंड करना में है। रिपीट। तो उसको माइंड में रिपीट करेंगे तो वो चीजें आती हैं। जैसे हमेशा बोला जाता है कि पॉजिटिव थॉट्स जो है माइंड में वो रहनी रहने चाहिए, चाहिए। है ना। और सेल्फ टॉकिंग होनी चाहिए, आपका ब्रीथ पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि वहां पे ब्रीथ मैच के अंदर यदि कोई कोच पीछे बैठा है और उसका एथलीट शूट कर शूट रहा कर है रहा है। तो कोच वहां पीछे बैठ के ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है, हाँ, क्योंकि चलाना तो एथलीट को है, उसको प्रोसेस समझ में आना चाहिए। यदि कोच वहां से पीछे से बैठ के न तो कुछ बता सकता है, यदि बताएगा तो भी 50% शूटर्स ऐसे होते हैं कि उनके माइंड में वो उस चीज टाइम वो इफेक्ट चीज़ नहीं नहीं करती उस इफ़ेक्ट नहीं टाइम पे, करती। क्योंकि उस टाइम पे उनका माइंड एब्सेंट हो जाता है, वो फ्यूचर में चले जाते हैं, वो स्कोर पे जाते हैं, तो उनको ये पता नहीं होता कि भाई हमें प्रोसेस कैसे फॉलो करना होता है। तो आप एक तो एक माइंडसेट के लिए क्या टिप बोलेंगे? सिर्फ एक अच्छे मतलब शूटर को सही वापस उस रूटीन में लाने के लिए सिर्फ इतना बताया जाता है कि अपने प्रोसेस पे फोकस करो, प्रोसेस पे प्रोसेस मत फोकस छोड़ो, जो हमने ट्रेनिंग में सीखा है सीखा है। हमें सिर्फ वही अप्लाई करना वहां पे। भाई आप अपने प्रोसेस को पकड़ो, तो हम मोस्टली बोलते हैं प्रोसेस को पकड़ो, अपने ब्रीथ को कंट्रोल करो, क्योंकि ब्रीथ हमारे किसी सीनियर कोच ने बताया कि ब्रीथ जो है वो एक फ्री का मेडिसिन है। हाँ, यदि हमें उसको कंट्रोल करना आ कंट्रोल गया तो करना वो आ गया। सबसे मतलब फ्री की और सबसे बेस्ट मेडिसिन बताएगी। तो आप उसको ब्रीथ को कंट्रोल करो, अपने माइंडसेट को कंट्रोल करो, अपने प्रोसेस पे फोकस करो, प्रोसेस पे तो फोकस। वो चीजें सही आ जाती है। तो कोच मोस्टली वहाँ पे आपने देखा होगा कभी मैच में आप जाते हो तो कि कोई जो पुराने कोच जैसे पीछे बैठे होते तो वो न तो चिल्लाते हैं, हाँ, न वो बच्चों को वहाँ पे डांटते हैं, है ना, वो सिर्फ या तो कुछ छोटे मोटे इशारे करते हैं, है ना, और या पास में बुला के उसको सिर्फ ये चीजें बताते हैं कि नॉर्मल वे में अपना करना है, और अच्छी चीजें माइंड में रखो, जो खराब हो गया उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। भूल जाओ वहाँ पे उस टाइम, उसको माइंड में नहीं रखना। हमें सिर्फ एक अच्छे थॉट प्रोसेस को माइंड में रखना है, तो अच्छे थॉट प्रोसेस को माइंड में रखेंगे तो नेक्स्ट शॉट हमारा अच्छा आ जाता है। सर आपके पास बहुत सारे शूटर्स हैं, एथलीट्स जो आपके यहाँ पे कोचिंग ले रहे हैं आपसे। तो उनके पेरेंट्स से भी आपका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा रहता है जैसे आपने अभी बताया। तो पेरेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें हमारा बेटा या बच्चा हमारा कब नेशनल्स तक पहुंचेगा, स्कोर कैसे अचीव करेगा, इसको मेडल कब मिलेगा। तो पेरेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप कैसे हैंडल करते हैं कि ये एक अलग प्रेशर होगा आपके लिए कोच की तरह? हाँ, नहीं प्रेशर तो हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो एक हम भी पेरेंट्स ही हैं, तो हर पेरेंट्स की सोच ही रहती है कि वो अपने बच्चे के बारे में अच्छा सोचे, उसको एक हाई लेवल पे पहुंचते हुए देखना चाहे। बट शूटिंग क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट गेम है। डिफरेंट है। तो जो पेरेंट्स आते हैं तो हम उनको समझाते हैं कि भाई इसमें एक्चुअली तो टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए आपको, है ना, और बच्चा आपका ओवरऑल मतलब एक्टिविटी के अंदर है अभी, है ना, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट चलता है यदि वो शूटिंग ठीक से करता है तो यदि आप उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो आप बच्चे को स्पोर्ट्स करवाने के लिए इसलिए भेजते हैं कि उसको वो थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस कम हो, स्ट्रेस क्योंकि और आजकल स्ट्रांग बच्चों हो। पे पढ़ाई का बर्डन है, फिर आजकल हर चीज का छोटा छोटा बर्डन बच्चे ले लेते हैं, तो हम उसको कम करने के लिए बच्चों को किसी भी स्पोर्ट्स के इवेंट में डालते हैं। और यदि उसमें डाल के भी हम बच्चे के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि भाई हमें मेडल चाहिए, फलाने के बच्चे का मेडल आ गया तेरा नहीं आया, तो वो और ज्यादा प्रेशर में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम उसको स्पोर्ट्स में नहीं डाल रहे, हम अपनी इच्छाएं उसके ऊपर उसके थोप ऊपर रहे हैं। थोप रहे हैं, तो प्रेशर हम डाल रहे जैसे हैं। हाँ हम जैसे पेरेंट्स को समझाते हैं तो समझ में आता है, अच्छे तो आप पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स को क्या एडवाइस देंगे अगर उनका फैम बच्चा कोई एडवाइस शूटिंग? यही है पेरेंट्स की कि आप देखो बच्चे को स्पोर्ट्स में डालो, किसी भी स्पोर्ट्स में डालो, बट उसको माइंड फ्री रहने दो, माइंड फ्री क्योंकि स्पोर्ट्स पढ़ाई से कहीं डिफरेंट है। और प्रेशर नहीं होना चाहिए। पढ़ाई बहुत आसान है, स्पोर्ट्स इतना आसान नहीं है। स्पोर्ट्स आसान नहीं हाँ, है, पढ़ाई तो तो हर कोई कर लेता है। बिल्कुल, तो यदि बच्चा वहाँ पे स्पोर्ट्स में फ्री रहेगा तो उसका माइंड रिलैक्स रहेगा, फ्री माइंड से बच्चा गेम करेगा बिना प्रेशर के, बिना किसी बर्डन के, तो वो पढ़ाई में भी उतना ही अच्छा होगा। तो आप बच्चे को एक मतलब ऐसा इन्वायरमेंट देने के लिए भेजते हैं वहाँ पे कि वो खुश रहे, खुश रहे उसको मजा आए वहाँ पे और जाके। रिलैक्स रहे हाँ, थोड़ा। और साथ साथ में उसका डेवलपमेंट भी हो। डेवलप। तो आप बच्चे के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर ना डालें और उसको टाइम दें, ताकि वो हिसाब से, हाँ आपको बच्चे पे नजर रखनी जरूरी है, आपको बच्चे को फ्री नहीं छोड़ना, फ्री नहीं छोड़ना बट नजर रखनी जरूरी, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट ना प्रेशर करें। नहीं तो यही मेरा एडवाइस है पेरेंट्स से कि कि प्रेशर वो नहीं, बच्चों पे अनवांटेड प्रेशर प्रेशर ना ना डालें। डालें। एक पेरेंट्स ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या शूटिंग जो है वो एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है? क्योंकि हर पेरेंट्स शूटिंग में डालने से पहले ये डरते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। क्या ये मिथ है या ये रियलिटी है कि शूटिंग एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है? सर देखो, यदि हम इसको लेके चलते हैं एक्सपेंसिव की तरफ, तो मैं कहूँगा कि खर्चा तो है इसमें, बट इतना खर्चा नहीं जितना लोगों ने इसको बना रखा बना है, रखा है। क्योंकि पहले संसाधन हमारे को मुहैया नहीं होते थे, है ना, मिलते नहीं थे इक्विपमेंट्स।
इसलिए बहुत ऐसे लगता था कि सब कुछ बाहर से, अभी भी सब कुछ बाहर से आ रहा है, बट अभी एक इजी वे में मतलब बच्चों को मिल अवेलेबिलिटी जाते हैं। मिल जाती है। अवेलेबिलिटी है अपनी इंडिया में, हर चीज मिल जाती है। तो इतना कॉस्टली हम नहीं कह सकते, क्योंकि आप किसी दूसरे गेम को, सपोज आप एथलेटिक्स कर रहे हैं, फुटबॉल कर रहे हैं, बास्केटबॉल कर रहे हैं, तो उसमें भी बच्चों को वो इक्विपमेंट तो चाहिए, बेसिक इक्विपमेंट। तो उसके साथ में बच्चे की एक्स्ट्रा डाइट, आपके बच्चे का टाइम, वो सारी चीज चाहिए, तो वही इसके अंदर होता है। वो बस तो हर स्पोर्ट्स में है। थोड़ा सा फर्क है कि इसके जो इक्विपमेंट्स हैं इक्विपमेंट वो थोड़े थोड़े से से, कॉस्टली हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको हर दूसरे दिन इक्विपमेंट लाने। हाँ, तो यदि आपने इक्विपमेंट चलते बच्चे भी को एक लॉन्ग बार टर्म गन है। दिलवा दी, तो वो 2-3 साल के लिए बच्चा, 3 साल 4 साल के लिए बच्चे को फ्री हो गया हाँ, तो उससे। ये तो फिर बहुत हाँ, बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। हाँ, खर्चा होता है, वो आजकल वो हर स्पोर्ट्स में होता है। हर स्पोर्ट्स में तो होता है। ये एक तरह से मिथ ही है कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि पहले शूटिंग में सिर्फ जो टॉप क्लास फैमिलीज के बच्चे आते थे, आजकल आप देखो कि एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास के बच्चे भी शूटिंग में खूब और ये सारे अच्छी मेडल चीज ला है, रहे हैं। ये अच्छी चीज है। जी। सो पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस देंगे अगर वो अपने बच्चों को या शूटिंग स्टार्ट कराना चाहते हैं या शूटिंग में डालना चाहते हैं, तो आपकी क्या एडवाइस होगी पेरेंट्स को? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आप अपने बच्चे को किसी भी इवेंट में डालें। यदि आप शूटिंग में डालना चाहते हैं, तो एज ए पेरेंट्स आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, आप उनको निभाएं। जैसे कि आपको जिस भी एकेडमी में बच्चे को डालना है या एडमिशन करवाना, आप उस एकेडमी के बारे में जानें, उसके रिकॉर्ड के बारे में जानें, वहाँ पे कोचिज कौन है, कोचिज के लेवल को जानें, कोचिज का स्वभाव जानें, और वहाँ के रिजल्ट्स को देखें, वहाँ के इन्वायरमेंट को देखें, वहाँ के इक्विपमेंट्स को देखें, और वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उनको देखें। तो ये सब चीज़ें देखना हमारे लिए इतनी ज़रूरी, जितना कि हम जब अपने बच्चे का एक स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, तो हम सारी चीज़ें देखते हैं। वे स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ बिल्कुल के बिल्कुल। टीचर कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं? हमारा बच्चा कहीं गलत ट्रैक पे तो नहीं चला जाएगा। क्योंकि आप अपने बच्चे का एक फ्यूचर किसी के हाथ में दे रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इन चीज़ों के बारे में आप जानें, कि वहाँ पे जो आपके बच्चों को सिखा रहा है उसकी हैबिट्स कैसी हैं, क्या उस आदमी को कुछ आता है, उसके उनका खुद का अचीवमेंट्स क्या-क्या एक्सपीरियंस क्या हैं। है, हाँ, अचीवमेंट्स क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ कुछ ऐसा ना हो कि आप तो अच्छे के लिए बच्चे को डाल रहे हैं और कुछ वहाँ पे बच्चा गलत दिशा में गलत चला ट्रैक जाए। पे चला जाए, तो ये बिल्कुल। एज़ ए पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन सब चीज़ों की जानकारी पक्का लें। शूटिंग स्टार्ट करने के लिए कोई एज? हाँ, देखिए, वैसे तो 10 साल का बच्चा नेशनल में पार्टिसिपेट कर सकता है अच्छा एयर वेपन्स में, अच्छा और 12 साल का बच्चा नेशनल में पार्टिसिपेट कर सकता है फायर आर्म्स में। तो अच्छा। बेसिकली हम 9-10 साल के बच्चे को स्टार्ट कर देते स्टार्ट हैं। कर देते हैं, और उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करने में 2 से 3 साल लगभग लग जाते हैं। तो आप अगर चाहें तो 9-10 साल के बच्चे को शूटिंग एकेडमीज में या किसी शूटिंग इवेंट्स में डाल सकते हैं। सो अगर बच्चा 9-10 साल की एज में, 12 साल की एज में एंटर करता है, तो शायद वो ज्यादा लर्निंग जल्दी करेगा, बिकॉज जो यंग बच्चे होते हैं वो जल्दी सीखते हैं। क्या शूटिंग में भी ऐसा होता है कि एक यंगस्टर जल्दी सीखेगा, या मैच्योर जने को थोड़ा सा एज जिसकी ज्यादा है उसको टाइम लगता है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वो अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता इंटरेस्ट पे? है ना? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मोना अग्रवाल, उसने 30 प्लस की एज में शूटिंग स्टार्ट की, और अच्छा। सिर्फ 2 साल के अंदर वो स्टार्टिंग से और पैरा ओलंपिक का मेडल लेके आ गई। बहुत बढ़िया। तो इस चीज को तो हम ये कह नहीं सकते कि भाई एज इसके अंदर एज कोई इसका कोई सीखने को फैक्टर है। है? हाँ, छोटे बच्चे क्या हैं, उन छोटे बच्चों को हम एकदम से ज्यादा प्रेशर में नहीं डाल सकते, नहीं डाल ज्यादा सकते हैं। उनके ऊपर बर्डन नहीं दे सकते, उनका ट्रेनिंग सेशन लंबा नहीं कर सकते। तो एक यूजुअल गन की जो जैसे 10 मीटर की पिस्टल की बात करूं, जी। तो उसका क्या वेट होता होगा? हाँ, 1-1.25 के आसपास एयर पिस्टल का वेट है। तो वो और बच्चे उठा लेते हैं? जी, जी, हाँ, तो बच्चे को मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आते ही बच्चे को हम बोल दें कि भाई चलो गन उठाओ। हाँ। बच्चे को पहले एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, हल्के वेट से स्टार्ट करते हैं। जो बिल्कुल ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनको 250 ग्राम से 500 ग्राम के वेट से ऐसे धीरे-धीरे एक्सरसाइज करवा के, क्योंकि यदि हम छोटे बच्चों को ज़्यादा वेट से करवाते हैं तो उनकी ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट ग्रोथ पड़ता है, वो परफेक्ट। बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप बच्चे को बच्चे के हिसाब से ट्रेन कर सकते हैं। क्या शूटिंग में सर करियर है आगे? शूटिंग में करियर को लेके मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे अभी को देखते हुए मोस्टली हर स्टेट में गवर्नमेंट्स ने एक जो स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसीज निकाल रखी है, तो शूटिंग भी उन स्पोर्ट्स का एक हिस्सा है। और जैसे मैं बात करूँ हमारे राजस्थान स्टेट की, तो यहाँ पे एक मतलब 3rd ग्रेड से लेके और ए ग्रेड तक का, 1st ग्रेड तक के अधिकारी शूटिंग में लगे हैं। कुछ हमारे साथ के जो साथी हैं वो भी अच्छा। डायरेक्ट डीवाईएसपी तक लगे हैं। अच्छे अपॉर्चुनिटीज बहुत ही हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात ये कि यदि हम इसको एज ए कैरियर लेके ना चलें, हम सिर्फ इसको ये लेके चलें कि भाई शूटिंग में हम बच्चे को इसलिए डाल रहे हैं कि वो कुछ न कुछ सीखे, तो बच्चा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा सीखता है उसका। उसके अंदर। मतलब वो बिल्कुल हर चीज में परिपक्व होगा। उसको
और आपस में डिसिप्लिन है, कोऑपरेशन रूटीन है, है। डिसिप्लिन है, टीम वर्क है, वो सारी चीजें। और मोस्टली छोटे बच्चों को तो ये चीजें सिखानी बहुत जरूरी है। हाँ, तो लेकिन करियर के हिसाब से भी बहुत अच्छा गेम है। जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट डीवाईएसपी नौकरियां, सीधी नौकरियां दी हैं, कोई इंटरव्यू नहीं उनका, कोई रिटर्न नहीं, कोई एग्जाम अच्छा, नहीं। जितना बड़ा मेडल उतनी बड़ी नौकरी। तो ये एथलीट के खुद अच्छी के ऊपर डिपेंड अपॉर्चुनिटी है, करती है कि वो मेहनत करके कहाँ तक जा सकता कहाँ तक है जा और सकते। कितनी बड़ी जॉब ले सकता है। तो एज ए करियर हम इसको ले सकते हैं। आपसे सर बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत अच्छे नॉलेज मिली, बहुत अच्छी। और आई एम श्योर कि ये स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और हम जैसे लोग जो कि इंटरेस्ट रखते हैं शूटिंग में, हम कुछ कर नहीं पाए परंतु हमारा इंटरेस्ट बहुत है। सो सबको अच्छी नॉलेज मिली आपके थ्रू। एंड जाते जाते मेरे पास कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जी जो कि स्टूडेंट्स ने पूछे हैं और जिनको हमने कन्वर्ट किया है शॉर्ट आंसर्स में। और मैं चाहूंगा कि मैं आपसे कुछ रैपिड क्वेश्चंस पूछूं। जी बिल्कुल। सो मेरा पहला क्वेश्चन है सर आपसे, राइफल या पिस्टल? बोथ, क्योंकि मेरा तो दोनों में इंटरेस्ट अच्छा है। हाँ। डिसिप्लिन और टैलेंट? डिसिप्लिन। प्रैक्टिस और रेस्ट? प्रैक्टिस। नेशनल्स या स्कूल एग्जाम्स? दोनों जरूरी है। वन बुक जो हर शूटर को पढ़नी चाहिए, एक ऐसी किताब जो? गीता, जो सबसे बड़ा मोटिवेशनल ग्रंथ है। बहुत बढ़िया। एक हैबिट जो हर शूटर को डेवलप करनी चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए। आज तक आपको सबसे अच्छी एडवाइस क्या मिली? मेरे को जो सबसे अच्छी एडवाइस मिली वो है कि मैं खुद पे फोकस करूं, दूसरों के सेल्फ बजाय फोकस। खुद पे फोकस करूं। और एक ऐसी एडवाइस जो आप सोचते हैं या आप कहते हैं कि किसी को नहीं मिलनी चाहिए, या कॉमन एडवाइस जो कोच देता है जो कि नहीं देनी चाहिए या वो यूजफुल नहीं है? एक्चुअली किसी भी एथलीट को स्कोर की तरफ नहीं भागना चाहिए, उससे प्रोसेस की तरफ प्रोसेस की फोकस करना तरफ चाहिए। आपका आज तक का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट क्या रहा? हाँ सर, देखिए एक्चुअली मैं खेला, मेरे भी मेडल्स आए, तो वो इतना मेरे को ज्यादा खुशी नहीं हुई जितनी खुशी मेरे को तब हुई तब मोना अग्रवाल और अनन्या प्रसाद ने पैरालंपिक और डेफ पैरालंपिक्स और ओलंपिक में डेफ मेडल ओलंपिक्स जीते। में तो वो मेडल? एज ए कोच कोच आपको सबसे प्राउड मोमेंट मेरा वही था। एक एडवाइस जो आप हर शूटर को देंगे कि स्टॉप डूइंग दिस, ये करना बंद कर दो? ओवर थिंकिंग बंद कर देनी चाहिए। थैंक यू सर, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। एंड आपके साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत नॉलेज मिली हमें। एंड आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर। और मैं आपको बहुत ही बधाई देना चाहूंगा कि, और मुझे बड़ी खुशी भी कि आपने एक शूटर्स थॉट को लेके आपने एक ये प्लेटफॉर्म तैयार बिल्कुल किया। सर, और आप आगे यूं ही अच्छे अच्छे लोगों को और अच्छे अच्छे विचार शूटर्स को बिल्कुल देते सर, रहे। हम अपनी तरफ से थैंक यू कोशिश सो मच। करेंगे कि हम शूटर्स के लिए अच्छी एक प्लेटफॉर्म ला सकें जहां उनको बहुत अच्छे एडवाइस मिले और नॉलेज मिले जी और जी, एक्सपर्ट्स से मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू।